जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली व्यूवर्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो दिन का आगाज़ यूँ हुआ, यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता, जिसमें मैंने अपने लिए बनाए थे पराठा, दाल और अंडा और साथ चाय का गर्मा गर्म कप। कड़क चाय बनी थी जिसमें 3 टी बैग्स मैंने डाले थे। तो उसके बाद जी बाकी रूटीन वाइज जो काम है वो सारे साथ साथ चल रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी की वैक्सीनेशन इन जर्मनी। अब वैक्सीनेशन को जर्मनी में तमाम मदर्स के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि इम्फूंग की बात होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे की इम्फूंग हो गई है, फर्स्ट इम्फूंग हो गई है, सेकंड इम्फूंग हो गई है। तो हम सोचते हैं इम्फूंग की क्या बात सब लोग करते हैं, इम्फूंग का पूछते हैं कि आज बच्चे की फर्स्ट इम्फूंग थी, आज बच्चे की सेकंड इम्फूंग थी। तो मेरे जहन में हमेशा सवाल आता था कि इम्फूंग किस इम्फूंग की बात करते हैं। तो इम्फूंग जो है वो कहा जाता है वैक्सीनेशन को, जो बच्चों को पैदा होने के बाद पैदाइशी टीके लगते हैं, जिसे हम पाकिस्तान में कहा करते थे बच्चे नू पैदाइशी टीके लगने ने। तो वो पैदाइशी टीके जो हैं उसको जर्मन लैंग्वेज में इम्फूंग कहा जाता है। तो जितनी भी मदर्स हैं, जो न्यू मदर्स हैं, अक्सर उनसे कोई क्वेश्चन करता है इस बारे में, तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। मैं इन डिटेल आपको सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ कि इम्फूंग वैक्सीनेशन को किस तरह से जर्मनी में लेके चला जाता है एक नए बच्चे की पैदाइश के बाद, पैदा होने के बाद। तो बेबी की जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है, इम्फूंग है, वो जो है स्टार्ट होती है जब आपका बच्चा या बच्ची 3 महीने की हो जाती है। तो बच्चे को जो हमेशा फर्स्ट इम्फूंग है, फर्स्ट वैक्सीनेशन है, वो लगाई जाती है जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है। और वैक्सीनेशन जो है उसको 3 महीने में इसलिए लगाया जाता है कि बच्चा जो है एक अपनी प्रॉपर हेल्थ में हो, मतलब कि उससे छोटे एज के बच्चे को इम्फूंग या वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं वो नहीं लगाई जाती। जैसे कि पाकिस्तान में पैदा होने के फ़ौरन बाद ही बच्चे को वैक्सीनेशन लगा दी जाती है। स्पेशली वहाँ पे टीबी की वैक्सीनेशन लगाई जाती है बिल्कुल पैदा होने के बाद। लेकिन जर्मनी का असूल है, आप मदर्स जितनी भी जो हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेंस मुझे देख रही हैं या जो न्यू बॉर्न जिनके बेबीज़ हैं, वो इस बारे में परेशान होती होंगी जब वो हॉस्पिटल जाती होंगी कि अब बेबी की पैदाइश हो चुकी है तो इससे वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगाई जा रही। तो मैं आप तमाम मदर्स को बताती चलूँ कि वैक्सीनेशन जो है वो जब बच्चा 3 महीने के होता है, तो आप आगे चल कर मैं बताऊंगी कि बच्चे का जो आप क्लिनिक सेलेक्ट करेंगे, क्लिनिक डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, वो बच्चे की सारी वैक्सीनेशन प्लान करता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि बेबी की वैक्सीनेशन करवाने के लिए बच्चे के पैदा होने की जो डेट होती है उसके बाद आप किस तरीके से सारा प्रोसेस लेके चलेंगे। तो उसके बाद ये होता है कि आप अपनी सिटी या अपने एरिया में चाइल्ड डॉक्टर, जिसे जर्मन लैंग्वेज में हम किंडरगार्टन कहते हैं, तो आपने अपने बच्चे की जो आपके बच्चे के पैदा होने की डेट है उसके बाद आपने प्लान करना है 1 से 2 वीक्स में। अगर तो आप बड़ी सिटी में रहते हैं या आप छोटी सिटी में भी रहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे की जो पैदा होने की डेट है उससे 1-1.5 महीना पहले किंडरगार्टन की सर्च जो है, रिसर्च उस पर करना शुरू करें। और आप अपनी सिटी में, अपने टाउन में, और कोशिश करें कि घर के पास जो है वहाँ पे आपको अच्छा जो है बच्चों का डॉक्टर मिल जाए, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा ड्राइव करना, ज़्यादा ट्रैवल करना जो है वो थकावट का बाइस बनता है बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। एज अ मदर, अगर आप अकेली जा रही हैं या आप फादर और मदर दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने एरिया में, अपने घर के करीब जो है उस पर रिसर्च करें बच्चे के पैदा होने से पहले, ताकि आप जो है इजीली, आराम से अच्छा डॉक्टर ढूंढ सकें। तो आपको जब किंडरगार्टन मिल जाए आपके एरिया के नज़दीक, 3-4 आप पहले रिसर्च करके लिस्ट बनाएं। उसके बाद आप 1 बाय 1 सारे क्लिनिक्स पे कॉल करें, क्योंकि हर क्लिनिक पे स्लॉट अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए आपने 7 से 8 क्लिनिक जो है उनको ढूंढ लेना है। उसके बाद आपने उसकी लिस्ट बनानी है, उधर कॉल करनी है। कॉल करके आपने वहाँ पे पूछना है पहले कॉल पे। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और जो आपको क्लिनिक सूटेबल लगे, डॉक्टर के आप रिव्यूज़ गूगल पे देख सकते हैं, उस क्लिनिक के बारे में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जहाँ पे आपको जो है वो कम टाइम में टाइम मिल सकेगा, आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। तो अपॉइंटमेंट मिलने
होने पर आपने जो है उसके बाद आपने अपने कैलेंडर में उसको मार्क कर लेना है कि इस डेट पे हमारे बेबी की जो है वो किंडरगार्टन पे अपॉइंटमेंट है। और उसके बाद आपने ऑन टाइम जो है बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, जिसमें बच्चे का आओ का तो जो है ये एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम है। हर बच्चे की इंश्योरेंस डिफरेंट कंपनी से हो सकती है। जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जर्मनी में डिफरेंट, उसकी बेस पे आपकी जो जिस बेस पे पेरेंट्स की इंश्योरेंस होगी उसी बेस पर बच्चे की इंश्योरेंस होगी। तो आपका आओ का एक वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मैंने नाम लिया है। इस तरह बेशुमार इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो जर्मनी में पेरेंट्स को जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। उसी की बेस पे जो बच्चे के पास इंश्योरेंस होगी आपने वो इंश्योरेंस कार्ड लेना है बच्चे का। और उसके साथ बाकी जो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ज़रूरी जो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स होंगे हॉस्पिटल से जो आपको मिले हैं, हॉस्पिटल की जो बुक मिली है, वो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर साथ जाने हैं अपने बेबी के। और उसके बाद आप जो है क्लिनिक पहुंचते हैं। क्लिनिक के काउंटर पे जाके आपने इन्फॉर्म करना है कि आज हमारे बच्चे की टर्मीन है। टर्मीन कहा जाता है अपॉइंटमेंट लो कि डॉक्टर के साथ आज हमारी टर्मीन है। और उसके बाद आपको वो वेटिंग रूम में बैठने के लिए कह देंगे, तो आपने वेटिंग रूम में वेट करना है। और यूजुअली जो क्लिनिक्स होते हैं किंडरगार्टन, वहाँ पे हर बच्चे को डिफरेंट रूम में बिठाया जाता है और हर बच्चे को डॉक्टर डिफरेंट रूम में चेक करता है। तो बच्चों को इकट्ठा एक ही जगह पे चेक नहीं किया जाता। हर बच्चे के लिए डिफरेंट रूम्स वहाँ अलॉट होते हैं जहाँ पे डॉक्टर वन बाय वन आके सेपरेटली हर बच्चे को हाइजीनिक का जो है मद्देनज़र रखते हुए चेक करती हैं। उसके बाद ये होता है कि बच्चे को फुल मॉनिटर किया जाएगा। जब आप फर्स्ट विज़िट करते हैं बेबी के पैदा होने के 3 महीने के बाद किंडरगार्टन के पास, तो बच्चे की हाइट, वेट, लेंथ, बच्चे की हेड की ग्रोथ और बच्चे की आईज, माउथ, उनका नाक, कान, आँख, हर चीज़ का मुआयना बहुत अच्छे से किंडरगार्टन करेंगे। और वो उनकी जो किंडर बुक होती है उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे की हिप बोन का स्कैन जो है स्पेशली जर्मनी में किया जाता है। फर्स्ट विज़िट पे जब आप किंडरगार्टन के पास जाते हैं तो बच्चे की हिप बोन जो है उसको स्कैन करके अल्ट्रासाउंड की तरह एक डिवाइस होती है, उसे चेक किया जाता है, जिससे आपको बताया जाता है कि बच्चे की जो इन फ्यूचर जो है कोई बोन में खुदा न खास्ता अगर प्रॉब्लम है तो उसको अभी ही रिकवर कर लिया जाए, ताकि बच्चे को इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए चलने में, बैठने में, उठने में। क्योंकि वो जो हिप बोन है वो बच्चे की लेग्स की सारी बोन से जो है वो लिंक होती है। तो इसका डीप एक स्कैन किया जाता है यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको इस छोटी सी एज में रिकवर किया जाए, ताकि इन फ्यूचर बच्चों को उसकी वजह से कोई एम्बैरेसमेंट या हेल्थ इश्यूज ना आए। उसके बाद बच्चे को जो है इम्फुंग लगाई जाती है। और ये इम्फुंग जो है तकरीबन 6 वैक्सीनेशंस का कम्बिनेशन होता है। और ये 6 वैक्सीनेशन कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और वो 6 वैक्सीनेशन बच्चे को लगाई जाती हैं। और जो बच्चे को ओरल इन माउथ वैक्सीनेशन दी जाती है वो दी जाती है रोटा वायरस की वैक्सीनेशन। रोटा वायरस क्या होता है? रोटा वायरस ये होता है कि बच्चे को, जब बच्चा ज़ाहिर है जैसे जैसे अपनी एज में बढ़ेगा तो उसका डिफरेंट वायरसेस, डिफरेंट बैक्टीरिया से कांटेक्ट होता है। जब बच्चा ज़ाहिर डिफरेंट चीज़ें मुंह में डालेगा, आप बच्चे को कितना भी रोकें बच्चा अपना हाथ भी मुंह में डालता है। तो डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया बच्चे के अंदर जा सकते हैं। और वो ये होता है कि आपके बच्चे का उसके स्फेयर किस्म का उससे डायरिया हो सकता है। और जो बच्चे के जितने भी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उसका सारा बॉडी से लूज़ हो जाता है बहुत जल्दी, जो बच्चे की सेहत के लिए हरगिज़ अच्छा नहीं है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों से अपने पैदा होने के बाद एकदम से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ बच्चा मुंह में डालता है और आप बच्चे को एक हद तक रोक सकते हैं। तो उन वायरसेस को और उन बैक्टीरिया का इम्पैक्ट बच्चे के स्टमक, इंटेस्टाइन और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ना हो और उसका जो है पेट
ख़राब ना हो उस हद पे जाके। इस वजह से बच्चे को रोटा वायरस का जो ड्रॉप्स हैं वो स्पेशली दिए जाते हैं, ताकि उसका स्टमक के अंदर और उसकी बॉडी के अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो सके, ताकि अगर कोई इस तरह का वायरस बच्चे के अंदर जाता भी है तो वो एंटीबॉडीज़ फ़ौरन उसे रिएक्ट करके उस बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर स्टेबल और नॉर्मल रख सके, ताकि बच्चे की डायरिया की जो लेवल है वो उस स्टेज पे ना जाए जहाँ पे बच्चे के लिए डेंजर क्रिएट हो सके। तो ये बहुत अच्छी बात है जो रोटा वायरस की यहाँ वैक्सीनेशन दी जाती है, उससे बच्चा आपका इस तरह के जर्म से प्रोटेक्ट हो सकता है और बच सकता है। और जो दूसरी वैक्सीनेशन है 6 वैक्सीनेशन का जो कम्बिनेशन है वो बच्चे की दोनों लेग्स की थाइस के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के साथ, और दोनों थाइस पे लगता है। और उसके बाद जो है वैक्सीनेशन लगने के बाद आप काउंटर पे आ जाते हैं और आपको नेक्स्ट टर्मीन जो है वो लिख के दी जाती है कि अब आपने नेक्स्ट इम्फुंग के लिए कब आना है। तो तकरीबन जो नेक्स्ट इम्फुंग होती है वो आपकी 1 मंथ के बाद जो है दोबारा से सेम वैक्सीनेशन ही रिपीट की जाती है, जो उसकी डोज, क्योंकि एकदम से इतनी हैवी डोज नहीं दी जाती, क्योंकि ऑलरेडी 6 चीज़ों के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम में, और एक मैंने आपको बताया है ओरल फॉर्म में देते हैं। तो इसलिए जो उसका रिमेनिंग डोज होती है वो नेक्स्ट टाइम की टर्मीन जो 1 मंथ के बाद आपको दी जाती है, वो दोबारा से वही सेम एंटीबॉडीज आपके बेबी की बॉडी में दोबारा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इंजेक्ट की जाती है, जो ओरली मैंने आपको बताया रोटा वायरस, और जो उनकी दोनों लेग की थाइज में इंजेक्ट की जाती है 6 वैक्सीनेशंस का जो एक कम्बिनेशन है या कॉकटेल कह लें। लेकिन और आपने कोई भी अपने बच्चे की टर्मीन को मिस नहीं करना है। जो आपको डेट टाइम दिया गया है नेक्स्ट वैक्सीनेशन का, उसको टाइमली आपने जाकर अटेंड करना है और वैक्सीनेशन लाजिम लगवानी है, क्योंकि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। हम सुस्ती में, लेजीनेस में समटाइम्स हम उस चीज़ को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं या उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते हैं। लेकिन ये तमाम मदर्स को और पेरेंट्स को मेरा मैसेज है कि जो डेट और टाइम आपको डॉक्टर क्लिनिक से मिलता है उस पर प्लीज़ जाएं और अपने बच्चे की वैक्सीनेशन कंप्लीट लगवाएं। और अगर वो आपको टर्मीन देना भूल रहे हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लिनिक में बहुत रश होता है और काउंटर पे लोग कम अवेलेबल होते हैं, जर्मनी में यूजुअली इस तरह का मसला हो जाता है, वो इतना काम का बर्डन होता है कि वो आपको टर्मीन देना या बताना भूल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी मैसेज देती चलूँ कि आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि 3 मंथ्स की जो वैक्सीनेशन लगी है बच्चे को, उसके बाद नेक्स्ट मंथ की टर्मीन आपने खुद लाजिम लेनी है, उनसे लिखवाना है कि जी हमें डेट टाइम बताएं कि हमने नेक्स्ट कब आना है और हमारी नेक्स्ट इन्फुंग जो है वो कब प्लान होगी, ताकि आपके बच्चे का वो स्लॉट मिस ना हो, जिस टाइम पे उनको वैक्सीनेशन दी जानी है वो दी जाए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन लगने के बाद ये होता है कि बच्चों को अमूमन फ़ीवर होने के खदशात होते हैं कि बच्चे को डॉक्टर आपको बताएगी कि बच्चे को फ़ीवर जो है अगर होता है तो उसके लिए आपको ये मेडिसिन जो है वो उन्होंने लिख के दी होती है कि ये मेडिसिन जो है आप इसको यूज़ करें, और बुखार की सूरत में आप बच्चे को ये वाली मेडिसिन जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं उनके, और उसकी वजह से ये है कि बच्चे का बुखार जो है वो नॉर्मल होगा। और बुखार की जो मेडिसिन है वो 4 से 6 घंटे के बाद आपने देनी है, और बुखार जो है बच्चे का वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो मीन्स बच्चे को फ़ीवर है। अमूमन वैक्सीनेशन के बाद ये होता है कि बच्चे थकावट महसूस करते हैं, लेज़ीनेस महसूस करते हैं, सुस्ती महसूस करते हैं, स्पेशली फर्स्ट इन्फू के बाद, और वो सोना पसंद करते हैं ज़्यादा, उनका जिस्म टूटता है। ज़ाहिर है जब किसी बड़ी बॉडी में भी वैक्सीनेशन इंजेक्ट होती है तो आपका जिस्म टूटता है, बुखार भी होता है, 1-2 दिन के लिए थकावट भी होती है। तो छोटा बच्चा जिसकी वैक्सीनेशन फ़र्स्ट टाइम हुई है, ज़ाहिरी सी बात है उनकी बॉडी में उसका इम्पैक्ट भी होगा, और सब बच्चे होते हैं जो उसको कॉप अप कर जाते हैं तो उनकी बॉडी में फ़ीवर होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये है कि वो उनकी बॉडी में थकावट होगी, उन्हें नींद आएगी, गुनूदगी होगी, जिस्म दर्द करेगा और क्रैंकीनेस करते हैं बच्चे, रोते हैं, थोड़ा सा जो है वो फीवरिश टच आता है बच्चे की बॉडी में, बच्चा क्रैंकी हो जाता है, थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है, और उसके जिस्म में जो थकावट और दर्द होती है उससे बच्चा बेचैनी महसूस करता है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, बच्चे को आप नहलाएं, गर्म पानी से मसाज दें, उनको नींद पूरी करने दें, उनके पास जो है सॉफ्ट और स्मूथ एनवायरनमेंट रखें, और बच्चे को ज़्यादा
एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना करें। बच्चे को लिटाए रखें, लेटे हुए उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करें, उन्हें एक स्टोरी सुनाएं, उनसे बातें करें, उनके साथ कोई म्यूज़िक गेम प्ले करें लिटिल और बच्चे को सोने दें जितना देर बच्चा सोना चाहता है। और यहाँ पे बच्चों को आप स्पेशली नीम गर्म दूध दें ताकि बच्चे के अंदर जो है वो थोड़ी सी एनर्जी जाए और बच्चा थोड़ा सा वार्म महसूस करे, तो उससे भी बच्चा जो है वो बेहतर महसूस करता है। तो इसलिए आपने जो भी मेडिसिन आपको फीवर के लिए दी जाती है उसका यूज़ आपने स्पेशली एपोटेकी कहा जाता है फार्मेसी को, उनसे भी पूछना है। और अपने जो आपकी नर्स होंगी बच्चे की या आपके क्लिनिक डॉक्टर हैं, ज़ाहिर वो तो नहीं बताएंगे, आपने नर्सिस से जो है स्पेशली कंफर्म करना है कि ये मेडिसिन को हमने बेबी के लिए किस तरीके से यूज़ करना है। थर्मोमीटर जो है वो भी आप बच्चों के लिए लेके घर में रखें ताकि आप बच्चों का जो है टेम्परेचर 4-5 घंटे बाद वैक्सीनेशन लगने के बाद खुद से मेजर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए जर्मनी में रहते हुए न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखें। और उसके बाद ये है कि बच्चे को आप आराम भी मैंने बताया है करने दें और उन दिनों में आप ज़्यादा ट्रैवल ना करें ताकि बच्चा जो है अपनी उस रिकवरी को जो है वो अच्छी से जो एंटीबॉडीज उसके बॉडी में गई हैं उसको कंप्लीट रेस्ट मिल सके। तो ज़्यादा ट्रैवल मत कीजिए, रेस्ट करने दें बच्चे को। और बच्चे को मैंने आपको बताया है कि अच्छा गर्म दूध दें ताकि बच्चा जो है वो बेहतर महसूस करे। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं बेसिकली। और इसमें ये है कि आपके बच्चे को अगर इसके अलावा कोई और साइन और सिम्टम्स होते हैं, बुखार के अलावा, थकावट के अलावा, या ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, गुनूदगी होना, वीकनेस होना या बच्चे का क्रैंकीनेस होना, अगर कोई बच्चे की स्किन पे कोई रैशेस हो रहे हैं या फीवर बहुत ज़्यादा है, फीवर उतर नहीं रहा है या पेट में दर्द है, तो आप फ़ौरन अपनी क्लिनिक पे अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। और अगर रात में है तो उसके लिए भी आप जो है अपने हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एमरजेंसी नंबर्स अवेलेबल होते हैं जो 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल होती है, आप वहाँ कॉल करके जो है वो नंबर भी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करती हूँ न्यू वीडियो क्लिप में, जो मैं आपसे नया इसका सेशन होगा वैक्सीनेशन का नेक्स्ट उसमें। तो आपने जो है उस टाइम बिल्कुल भी वेट नहीं करना, आपने फ़ौरन अगर कोई इससे ज़्यादा सिम्टम्स जो है बेयर होते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर को कांटेक्ट करें और उनसे रब्ता करके जो है आप उसका सोल्यूशन लें बच्चे के लिए। तो ये है जी आज की इन्फॉर्मेशन कि जो बच्चे को जर्मनी में वैक्सीनेशन दी जाती है वो किस तरह दी जाती है, किस एज में दी जाती है और कब स्टार्ट होती है, कैसे दी जाती है और कितनी देर के लिए दी जाती है। तो ये है फर्स्ट इन्फो, जो फर्स्ट इन्फो आपके बच्चे को लगनी ही लगनी है। 3 मंथ्स में लगती है। 6 वैक्सीनेशंस का जो कम्बिनेशन है वो दोनों थाइस के ऊपर लगाया जाता है और जो दूसरी आपकी जो है वो रोटा वायरस की वैक्सीनेशन है वो बच्चे को ओरली दी जाती है। और उसके बाद जो सेम वैक्सीनेशन है उसका कम्बिनेशन रिपीट होता है 4 मंथ में। जब बच्चा 4 महीने का हो जाएगा तो वही वैक्सीनेशन दोबारा रिपीट की जाती है। तो ये मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट व्लॉग में हम देखेंगे कि कौन सी इन्फो जो है वो लगाई जाती हैं, उनकी इन डिटेल नेम वाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। रोटा वायरस क्या होता है उसको इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपके बच्चे की फर्दर इन फ्यूचर जो है वो सारी वैक्सीनेशन किस तरीके से प्लान की जाती हैं। तो आज का यही था व्लॉग नाज़रीन, उम्मीद है आप सबके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों आप मुझे थ्रू इंस्टाग्राम और कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, व्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वॉच कीजिएगा और फुल वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।